ब्रेक के बाद स्वागत है। बिहार में लू का अलर्ट जारी किया गया है। 25 से ज्यादा जिलों में लू का अलर्ट है। लखीसराय, बेगूसराय, शेखपुरा, नवादा, जहानाबाद, गया, औरंगाबाद, अरवल, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर में रेड अलर्ट जारी किया गया है। तो बिहार में लू का अलर्ट है। भीषण गर्मी से राहत फिलहाल मिलने वाली नहीं है। 14 जून तक गर्मी से राहत नहीं मिलेगी। 25 से ज्यादा जिलों में लू का अलर्ट जारी किया गया है। 15 जून के बाद राज्य में मॉनसून दस्तक देगा, जो संभावना जताई गई है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून के प्रवेश के बाद गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। विपक्ष के इस मांग पर अशोक चौधरी का बयान सामने आया है। अशोक चौधरी ने कहा कि जो परिस्थितियां पहले थी उससे अच्छे पोजीशन में है। नई सरकार में फायदा बिहार को मिलेगा। पीएम मोदी ने मंत्रियों को विभागों का बंटवारा कर दिया है। केंद्रीय मंत्रियों को उनका विभाग मिल गया है और इन मंत्रालयों के साथ अपनी अपनी जिम्मेदारियां जो है वो मंत्री संभालेंगे और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टिप्स भी दे दिए हैं। वहीं पूर्व सांसद आर.के. सिन्हा ने कहा कि इस बार और तेजी से विकास होगा। विपक्ष की तरफ से विशेष राज्य के दर्जे की मांग पर उन्होंने विशेष राज्य का दर्जा पहले होता था, अब नहीं होता है ये कहा। अब तो राज्यों को उसके आवश्यकता के अनुसार मदद मिलती है। विकास का ज़्यादा तेजी से है, ज़्यादा तेजी से, ज़्यादा दृढ़ निश्चय के साथ बहुत बढ़िया काम है। जो काम बचे हुए थे क्या इस बार पूरे होने की उम्मीद है? देखिए, काम तो कभी पूरा होने वाला होता नहीं है, लेकिन काफ़ी काम आगे बढ़ेगा। जो विशेष राज्य के दर्जे की मांग क्या वो पूरी इस बार हो पाएगी? देखिए, विशेष राज्य का दर्जा पहले होता था, अब नहीं होता है। अब तो राज्यों को उसके आवश्यकता के अनुसार से सारी आवश्यकता पूरी की जाती है। जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद के परिवार पर बड़ा हमला बोला है। नीरज कुमार ने कहा कि आरजेडी के लिए फर्स्ट पोस्ट परिवार के लिए आरक्षित रहता है। नीरज कुमार के बयान पर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। फर्स्ट पोस्ट, फर्स्ट परिवार, तो फिर आदरणीय मीसा भारती जी को लोकसभा में संसदीय दल का नेता नियुक्त करने में विलंब क्यों कर रहे हैं? 2019 में शून्य पर सिमटने वाले राष्ट्रीय जनता दल को 2024 में 4 सीट पर जीत मिली है। अभी संसद का सत्र शुरू नहीं हुआ, लेकिन आरजेडी संसदीय दल का नेता कौन होगा, इस पर सियासत तेज हो गई है। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद के परिवार पर बड़ा हमला बोला है। नीरज ने तंज कसते हुए कहा, आरजेडी में फर्स्ट पोस्ट परिवार के लिए आरक्षित रहता है, फिर मीसा भारती को आरजेडी संसदीय दल का नेता बनाने में देरी क्यों हो रही है? फर्स्ट पोस्ट, फर्स्ट परिवार, तो फिर आदरणीय मीसा भारती जी को लोकसभा में संसदीय दल का नेता नियुक्त करने में विलंब क्यों कर रहे हैं? नीरज कुमार के बयान पर सियासत सुलग गई। आरजेडी ने पलटवार करते हुए कहा कि लोकसभा में आरजेडी संसदीय दल का नेता कौन होगा ये पार्टी के सांसद तय कर लेंगे, जेडीयू अपना घर संभाले। राष्ट्रीय जनता दल का नेतृत्व राष्ट्रीय जनता दल के सांसद तय करेंगे। ये जेडीयू को क्या लेना देना है? जेडीयू पहले अपना घर संभाले, अपनी पार्टी बचाए। आरजेडी को लेकर दिए नीरज कुमार के बयान का बीजेपी ने भी समर्थन किया है। लालू प्रसाद जी के लिए परिवार फर्स्ट पोस्ट फर्स्ट है। यह सिर्फ कथनी नहीं बल्कि लालू के व्यवहार में भी दिखता है। 2 बेटियों को टिकट दिया। क्या पाटलिपुत्र और सारण से राजद के कोई योग्य उम्मीदवार नहीं थे? परिवारवाद का विश्व कीर्तिमान स्थापित करने वाले लालू प्रसाद को अब अपनी बड़ी पुत्री को लोकसभा में राजद संसदीय दल का नेता बना देना चाहिए। इससे लालू जी की अवधारणा फर्स्ट पोस्ट परिवार फर्स्ट और मजबूत होगी। आरजेडी से लोकसभा का चुनाव जीतने वाले चारों नेताओं में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद की बड़ी बेटी मीसा भारती भी हैं। अब विरोधी तंज कस रहे हैं कि लोकसभा में आरजेडी संसदीय दल का नेता तो मीसा भारती ही बनेंगी, क्योंकि आरजेडी पहला पोस्ट तो परिवार के लिए ही आरक्षित रखता है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से विनीता मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
बिहार की रुपौली विधानसभा सीट के लिए होने वाले उपचुनाव 10 जुलाई को वोटिंग होगी और 13 जुलाई को चुनाव नतीजे आएंगे। बीमा भारती के इस्तीफे के बाद रुपौली में विधानसभा का उपचुनाव होने जा रहा है। लोकसभा चुनाव खत्म हुए और विधानसभा उपचुनाव की घोषणा हो गई। निर्वाचन आयोग ने 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव कराए जाने का ऐलान कर दिया है। इन सभी 13 सीटों पर 10 जुलाई को वोटिंग होगी और 13 जुलाई को वोटों की गिनती होगी। देश भर में जिन 7 राज्य की 13 सीट पर उपचुनाव होने वाले हैं, इसमें बिहार की रुपौली, पश्चिम बंगाल की रायगंज, राणाघाट दक्षिण, बागदा और मानिकतला विधानसभा सीट शामिल है। जबकि तमिलनाडु की विक्रमंडी, मध्य प्रदेश का अमरवाड़ा और उत्तराखंड का बद्रीनाथ और मंगलौर सीट पर भी उपचुनाव होने वाला है। पंजाब की जालंधर पश्चिम और देहरा सीट पर 13 जुलाई को वोटिंग होगी। वहीं हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर और नालागढ़ सीट भी उपचुनाव होने वाली सीटों में शामिल है। बिहार की रुपौली विधानसभा सीट पर बीमा भारती के इस्तीफे की वजह से उपचुनाव हो रहा है। बीमा भारती 2020 में जेडीयू की टिकट पर चुनाव जीतकर आई थी, लेकिन लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने अपनी सीट से इस्तीफा दे दिया और आरजेडी के टिकट पर पूर्णिया से चुनावी मैदान में कूद पड़ी। लोकसभा चुनाव में बीमा भारती बहुत ज्यादा वोटों से चुनाव हारी हैं। सवाल है कि रुपौली के उपचुनाव में किसको टिकट मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। 2024 लोकसभा चुनाव परिणाम आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नई एनडीए सरकार के गठन के बाद बिहार में कई मुद्दों को लेकर राजनीति तेज होती दिख रही है। इन्हीं में से एक मुद्दा है पटना विश्वविद्यालय को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा देने का। आरजेडी नई सरकार के गठन के बाद से इस मुद्दे को हवा दे रही है। वहीं सत्ताधारी दल का कहना है कि उनकी मांग राजनीति से प्रेरित है। यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा मिले, इसकी मांग आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सामने किया था, लेकिन वो मांग पूरी नहीं हुई। आदरणीय नीतीश कुमार जी अब सरकार में शामिल हैं, सरकार के सहयोगी हैं, उनके ही दम पर सरकार है, तो उनको पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिलाना चाहिए और विशेष राज्य का दर्जा बिहार को मिले। अच्छी बात है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी खुद ही चिंता इस विषय का कर रही है कि बिहार में एजुकेशन कैसे सुधरे और कैसे हम आगे बढ़े। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटी खुल चुका है और पटना यूनिवर्सिटी के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी खुद ही उसके लिए जागरूक हैं। पीएम मोदी की नई कैबिनेट बिहार के 8 मंत्री बने हैं। 4 कैबिनेट और 4 राज्य मंत्री बनाए गए हैं। इसको लेकर पूर्णिया के लोगों में खुशी है। चाय की दुकान और चौक चौराहों पर लोग नई सरकार की चर्चा कर रहे हैं। लोगों का मानना है कि नरेंद्र मोदी का तीसरा कार्यकाल स्वर्णिम युग साबित होगा। बिहार के 8 मंत्री बनने से लोगों को काफी उम्मीदें हैं। लोगों को उम्मीद है कि पूर्णिया से जल्द हवाई सेवा शुरू हो जाएगी। बिहार के साथ सीमांचल और मिथिलांचल का विकास होगा। लोगों से बात की पूर्णिया संवाददाता प्रवीण ने। पूर्णिया में ये समाहरणालय परिसर में ये चाय की दुकान है और देख रहे हैं कि ये चाय की दुकान पर लोग चाय की चुस्कियां ले रहे हैं। आइए इन्हों से बात करते हैं। सबसे पहले दिलीप कुमार दीपक जी हैं जो कि वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, इनसे बात करते हैं। सर ये बताइए कि अभी नई सरकार का गठन हुआ है, क्या उम्मीद है? 8 मंत्री भी बनाए गए हैं। जी, आपने सही कहा कि बिहार से 8 मंत्री बनाए गए हैं। यह हमारे लिए गौरव का विषय है और बहुत ज़्यादा आशा है कि हम लोग पहले से जो डिमांड करते रहे हैं कि बिहार में उद्योग धंधों का जाल फैलाया जाए, वो तो हो ही। साथ ही हम लोग ये भी डिमांड करते रहे हैं कि पूर्णिया में जो है उच्च न्यायालय के खंडपीठ की स्थापना की जाए। महिलाओं की बात अगर करें तो इस कार्यकाल में 10 साल तक मोदी जी रहे हैं प्रधानमंत्री। तो केंद्र में तो मोदी जी है, उनका स्वागत है, और पूर्णिया में तो हमारे पप्पू यादव जी है। हम लोग यही चाहेंगे कि प्रधानमंत्री जी से कि जैसे अभी दिलीप भाई ने कहा कि ट्रेन के विषय में जो पूर्णिया से बंगाल, ये अच्छी बात है कि एक दूसरे से रिश्ता कायम रहेगा, अच्छा रहेगा और देश उन्नति पे जाएगी। पूर्णिया में आज जो है हम लोगों का डिमांड पटना हाईकोर्ट के उच्च न्यायालय के बेंच का है। इस दिशा में कोई प्रयास नहीं किया गया। और दूसरी रेल लाइन के बारे में जो दिलीप जी ने कहा वो भी पूर्णिया में होना चाहिए। पूर्णिया में एयरपोर्ट की स्थापना हो,
बहुजन हिताय बहुजन सुखाय और सभी वर्गों को लेकर के, और जब शपथ ग्रहण होता है तो कहता है बिना किसी भेदभाव के दायित्वों का निर्वहन उचित तरीके से पहले भी किए हैं, आगे भी करेंगे। तो ये पूर्णिया की जनता है और इन लोगों का साफ कहना है कि नई सरकार बनी है, उससे काफ़ी उम्मीदें हैं और पूर्णिया और बिहार का इससे विकास होगा, ये उम्मीद है। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18 पूर्णिया। गोपालगंज से बड़ी खबर है, जहां डायल 112 पुलिस टीम पर हमला हो गया है। अपराधियों ने हमला कर पिस्टल लूट ली है। मीरगंज थाने के सबैया गांव की घटना सामने आई है। गोलीबारी की सूचना है और इस सूचना पर पुलिस पहुंची थी। एसपी स्वर्ण प्रभात ने इस घटना की पुष्टि की है। तो गोपालगंज से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर बताइए जा रहा है कि डायल 112 पुलिस टीम पर हमला किया गया। अपराधियों ने हमला कर पिस्टल भी लूट ली। मीरगंज थाने के सबैया गांव की घटना ये सामने आई है। गोलीबारी की सूचना पर पुलिस पहुंची हुई थी। मीरगंज थाना अंतर्गत सबैया फील्ड में कल रात्रि सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति है, उसको पैर में गोली लगी है और इसी क्रम में तत्काल एसडीपीओ और थानाध्यक्ष के नेतृत्व में टीम को भेजा गया था। उसका फर्द बयान लिया गया है। उसने कुछ अपराधियों के नाम लिए हैं और उस पर पुलिस जो है अग्रतर कार्रवाई कर रही है। सर, पुलिस के साथ भी कुछ घटना हुई है? पुलिस के साथ भी कुछ घटना हुई है। उसमें 2 सिपाही थे हमारे, जो गश्ती करने के लिए उस क्षेत्र में गए हुए थे, जहां पर असामाजिक तत्वों के द्वारा उन पर हमला कर दिया गया था और उसमें एक सिपाही हमारा जख्मी हुआ है और उनके फर्द बयान के आधार पर भी पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है। और आगे खबर समस्तीपुर से है, जहां पूसा थाना क्षेत्र के मोरसंड गांव में बीती रात एक मकान में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया। स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन इस दौरान घर में रखे गैस सिलेंडर ब्लास्ट कर गया। इसके चपेट में 6 से अधिक लोग आ गए। जख्मी हालत में सभी को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां से प्राथमिक इलाज के बाद हायर सेंटर रेफर किया गया है। हादसे की सूचना मिलने के बाद अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, आग पर काबू पा लिया गया। भगत के यहाँ पे आग लग गया, जो कि बिजली की वजह से लग गया था। और आग इतना भयानक था कि उसमें एक सिलेंडर था और उसका फटने की वजह से कई गांव वाले लोग जो बुझाने के लिए गए थे वो जख्मी हो गए, घायल हो गए बहुत बुरी तरह से। लगभग 5-7 लोग जख्मी हो गए हैं। पटना के नदी थाना इलाके में जेठोली गांव में पुराने विवाद में 2 गुटों के बीच जमकर गोलीबारी हुई। घटना के बाद ग्रामीण एसपी और सिटी एसपी के साथ भारी संख्या में पुलिस पहुंची और दोनों पक्ष को शांत कराया। गोलीबारी की घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। पुलिस ने घटनास्थल से आधा दर्जन खोखा बरामद किया है। साथ ही कुल 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से हथियार भी बरामद हुआ है। जो बेल पे बाहर आए थे, उनके द्वारा ही वर्चस्व दिखाने के लिए अपने साथ कुछ लोगों को जमा किया गया था। इसके बाद दोनों पक्ष में विवाद हुआ और गोली चलने की सूचना प्राप्त हुई। पुलिस द्वारा एसटीएफ की मदद से त्वरित कार्रवाई करते हुए वहां छापेमारी की गई और उसमें लगभग 10 लोगों को अभी तक पूछताछ के लिए लाए। बिहार सरकार ने आतंकवादी घटनाओं को रोकने के लिए आतंकवाद निरोधक दस्ता यानी एटीएस का गठन किया। एटीएस के लिए बनाए नियम के मुताबिक पुलिस निरीक्षक और कांस्टेबल को यहां 3 साल के लिए पदस्थापित किया जाएगा, लेकिन एक सिपाही यहां 3 नहीं बल्कि 10 साल से पदस्थापित हैं। बिहार पुलिस मुख्यालय की तरफ से इसकी पोस्टिंग आर्थिक अपराध इकाई में कर दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद वो एटीएस में ही काम कर रहा था। चुनाव के वक्त निर्वाचन पदाधिकारी ने जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए थे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। न्यूज़ 18 ने एडीजी मुख्यालय से जब इस बारे में बात की, उन्होंने मामले पर अनभिज्ञता जताते हुए जांच कर कार्रवाई का भरोसा दिया। एक सिपाही है, सिपाही संख्या 16, वो एटीएस में पोस्टेड है। शायद आपके संज्ञान में ये मामला होगा। 2014 में एटीएस में पोस्टिंग हुई थी उनकी और आज वो 10 साल से एटीएस में ही पोस्टेड है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने भी पुलिस मुख्यालय को लिखा था, लेकिन आज तक उनकी पोस्टिंग वहां से नहीं की गई। एक सिस्टम आपने संज्ञान में लाया, इसको हम देख लेंगे। बिहार के डीजीपी आरएस भट्टी ने कहा कि 1 जुलाई से शुरू होने वाले नए पुलिस कानून से बिहार पुलिस का स्वरूप बदल जाएगा। पटना में आज से नए कानून को 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर शुरू हुआ, जिसका उद्घाटन डीजीपी ने किया। उद्घाटन के बाद डीजीपी ने कहा कि इस तरह के प्रशिक्षण से बिहार पुलिस की बेहतर छवि बन सकेगी। डीजीपी ने कहा कि पिछले 2.5 महीने से उन लोगों ने इसकी तैयारी की है। इस प्रशिक्षण से बिहार पुलिस में बुनियादी परिवर्तन आएगा। जो कि बिहार पुलिस को पूरी तरह से बदल सकता है, रूपांतरित कर सकता है। आपसे आग्रह ये होगा कि इसको ध्यानपूर्वक जो भी समझाया जाए उसको समझे, ग्रहण करने का प्रयास करें और आपको जो भी विशेषज्ञ
पढ़ाने आ रहे हैं, उन्होंने बहुत मेहनत की। हम करीब 2.5 महीने से इस पे काम कर रहे हैं कि आपको क्या पढ़ाया जाए, किस चीज में क्या बताया जाए, और सोच यही है कि जो जमीन पे हमारा पुलिसकर्मी पदाधिकारी काम कर रहा है उसकी आवश्यकताओं को देखते हुए ये प्रशिक्षण। बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू है, लेकिन शराब तस्कर नए नए तरीके से शराब तस्करी कर बेच रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक दुकान पर खुलेआम शराब बिक रही है। शाम होते ही इस दुकान पर शराब पीने के लिए शराबियों की लाइन लग जाती है। मोतिहारी के सुगौली का वीडियो बताया जा रहा है। न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। फिलहाल जिला प्रशासन वायरल वीडियो की जांच में जुटा हुआ है। मोतिहारी में पुलिस ने गांजे की बड़ी खेप जब्त की है। ट्रक से 300 किलो से ज्यादा गांजा जब्त किया गया है। गांजे की खेप जनकपुर नेपाल के रास्ते दिल्ली जा रही थी। पुलिस ने यूपी के 2 तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। ट्रक से 15 किलो के 20 पैकेट में 300 किलो गांजा जब्त हुआ है। पुलिस तस्करों के बिहार कनेक्शन की भी जांच हो रही है। उत्तर बिहार में भीषण गर्मी पड़ रही है। वहीं मुजफ्फरपुर में एक बार फिर से एईएस के मामलों में बढ़ोतरी होने लगी है। मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच के पीकू वार्ड में एईएस के नए मरीज की पुष्टि हुई है, जिसके बाद मरीजों की संख्या 25 हो गई है। एसकेएमसीएच में मुजफ्फरपुर के अलावा गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, वैशाली के बच्चे भर्ती हुए हैं, जिनमें एईएस की पुष्टि हुई है। हालांकि सभी बच्चों की स्थिति अभी ठीक है। पटना के खादी मॉल की तर्ज पर मुजफ्फरपुर में भी बहुत जल्द खादी मॉल खुलने वाला है। मुजफ्फरपुर के गौशाला रोड स्थित खादी मॉल का निर्माण करीब 6 महीने से चल रहा है और अब इसके काम में तेजी देखने को मिल रहा है। डीएम ने निर्माण कार्य का जायजा लिया और कहा कि इस साल के अंत तक ये मॉल चालू होने की संभावना है। खादी मॉल निर्माण का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता प्रियांक सौरभ ने। कर रहे हैं कि इस साल जो है ये बन करके तैयार हो जाएगा और इससे एक छत के नीचे इस तरह की, जैसे आप पटना का जो खादी मॉल है उसकी जो ब्रांड वैल्यू है और जिस तरह से उसकी ख्याति है, उसी तरह से मुजफ्फरपुर का जो खादी मॉल है ये भी बन करके तैयार हो जाएगा। और काफ़ी यहाँ पर शहर भी जो है कोई छोटा शहर नहीं है, उससे हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जो हमारे कामगार हैं उनको भी बेहतर जो है रोजगार का एक प्लेटफॉर्म मिलेगा और लोगों को भी इस तरह के प्रोडक्ट्स को खरीदने में सुविधा होगी। पटना के तर्ज पर मुजफ्फरपुर में भी खादी मॉल का निर्माण हो रहा है और बहुत जल्द अब यह सौगात जो है वह मुजफ्फरपुर जिला वासियों को मिल जाएगी। अब देखेंगे कि काफ़ी तेज़ी से इसका निर्माण चल रहा है और यही वह बिल्डिंग है जिसमें खादी मॉल बनाया जाएगा। पटना में जिस तरीके से आपने देखा है कि खादी मॉल बनाया गया है और इससे कहीं ना कहीं खादी का प्रचार प्रसार भी बढ़ रहा है, तो इसको लेकर मुजफ्फरपुर में काफ़ी जोर शोर से तैयारी चल रही है। जिलाधिकारी भी इसका निरीक्षण करने आए थे। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि 1 से 1.5 महीना बाद जो है इसकी शुरुआत हो जाएगी और साल भर के अंदर, मतलब इस साल के अंत तक यह मॉल जो है वह शुरू हो जाएगा। यह बनकर 1-1.5 महीना में तैयार हो जाएगी और मॉल जो है वह शुरू हो जाएगा इस साल के अंत तक। तो कहीं ना कहीं मुजफ्फरपुर जिला वासियों को एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। खादी मॉल का निर्माण हो रहा है और काफ़ी तेज़ी से काम जो है वह चल रहा है, बढ़ रहा है और लगातार काम बीते कई महीनों से चल रहा है। लेकिन अब जो जिलाधिकारी ने कह दिया है कि बहुत ही कम समय बचा है, बहुत ही जल्द जो है वह मुजफ्फरपुर वासियों को खादी मॉल के रूप में एक बड़ी सौगात मिल जाएगी। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रियांक सौरभ।